नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डोमेस्टिक वायलेंस और इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला। एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला दिल्ली हाई कोर्ट में कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं और उनका एक अपना एनजीओ है विजय फाउंडेशन के नाम से। आइए मिलते हैं एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला से और बात करते हैं कि क्या क्या प्रावधान सरकार ने बनाया है डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। रचना जी, आपका सहृदय धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आइए हम बात करते हैं घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस पे। अगर बहुत सरल भाषा में हम इसको परिभाषित करें तो इसमें क्या होता है कि घरेलू हिंसा में एक प्रकार का पैटर्न बन जाता है जो असॉल्टिव और कोअर्सिव होता है। उसका नेचर असॉल्टिव मतलब कि मारपीट से भरा और कोअर्सिव मतलब जोर जबरदस्ती, और एक पार्टनर दूसरा जो उसका इंटीमेट पार्टनर होता है उसके प्रति वो ये हिंसा करता है। अब आप पूछेंगे कि इंटीमेट पार्टनर्स कौन होते हैं। इंटीमेट पार्टनर्स उनकी वाइफ हो सकती है या गर्लफ्रेंड हो सकती है। कोर्ट्स जो है लिव इन रिलेशंस को भी काफी मान्यता देती है। तो इस प्रकार जो है ये घरेलू हिंसा का बहुत ही सरल शब्दों में डेफिनेशन है। तो इसके एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस प्रकार किसी को मालूम चलेगा कि किस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है या किसी भी व्यक्ति की। तो एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल अब्यूज की। फिजिकल अब्यूज में ज्यादातर क्या होता है कि वो विजिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि अगर किसी के साथ मारपीट हुई है तो उसका चेहरा कहीं नीला पड़ जाएगा, कहीं सूज जाएगा, कहीं से खून निकलेगा। तो फिजिकल अब्यूज में विजिबिलिटी सबसे अधिक होती है। और इसके अलावा किसी को किक करना, किसी को धक्का दे देना या उसके ऊपर कोई भी चीज फेंकना, और इवन कोई भी हथियार लेकर के उसको इंटिमिडेट करना उसको, तो ये सारी जो है फिजिकल अब्यूज में आती है। इसके अलावा क्या होता है, एक होती है इमोशनल अब्यूज। इमोशनल अब्यूज कॉन्ट्ररी टू फिजिकल अब्यूज बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु इसमें क्या होती है, जो पीड़िता होती है, जो विक्टिम होती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है और ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड चली जाती है। और ऐसा क्यों होता है उनके साथ? ज्यादातर क्योंकि उसको जो भी एग्रेसर है वो उसको आइसोलेट कर देता है कंप्लीटली, और वो जो पीड़िता होती है ना उसका कोई संपर्क हो पाता है उसके बच्चों से, उसके फैमिली मेंबर्स से, उसके दोस्तों से, और मन ही मन वो एक डिप्रेशन के स्टेज पे आकर के कोई बहुत ही भयानक कदम उठा लेती है। फिर हम बात करते हैं वर्बल अब्यूज की। वर्बल अब्यूज भी सुना ही पड़ जाता है, जैसे गाली गलौज अगर होती है किसी के साथ वो भी होती है। या फिर नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग में क्या होता है, किसी को बोल देना तुम बड़ी काली हो, मोटी हो, भद्दी हो, तुम पर्याप्त दहेज लेके नहीं आई हो, तुम बांझ हो, तुम लड़के नहीं पैदा कर सकती हो, इत्यादि। इस प्रकार से जो है उसको हर समय मेंटली हेरेसमेंट होती रहती है उसकी बात बात के ऊपर। और फिर होती है फिनेंशियल अब्यूज। फिनेंशियल अब्यूज में क्या होता है कि मान लीजिए कि वो जो पीड़िता है, जो लड़की है, वो पढ़ी लिखी है, काफी क्वालिफाइड है, परंतु उसको क्या कहेंगे, शादी से पहले जैसे बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि लड़की को हम काम नहीं कराएंगे तो घर कौन देखेगा, तो पहले ही कह देते हैं। या जब नौकरी करती रहती है, जब शादी हो जाती है तो उनसे कहेंगे कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। तीसरी ये स्थिति होती है कि उससे नौकरी भी कराते हैं और उसके सारे पैसे भी ले लेते हैं। और भी तरीके हैं कि उसको प्रॉपर पैसे नहीं देते हैं जिससे वो अपने को ठीक ठाक से घर में रख सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ अब्यूजेस प्रिवेल करते हैं सोसाइटी में। तो इसके लिए हमारे कानून में क्या प्रावधान बने हैं, लॉज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस? हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं जिससे हम जो भी विक्टिम है इसका डोमेस्टिक वायलेंस का, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। 2005 का ये एक्ट है। इसमें बहुत ही डिटेल में इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या इसके प्रावधान है, क्या क्या रेमेडीज है, क्या क्या पनिशमेंट्स मिल सकते हैं, काफी डिटेल में
इसकी बातचीत की गई है और किसको अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी चीजें। इसके साथ ही साथ हम बात करना चाहेंगे अपने आईपीसी में सेक्शन 498A, जिसकी अमेंडमेंट हुई थी 1983 में, जिसमें क्रूएलिटी टुवर्ड्स वाइफ को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया। और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो महिलाएं, ज्यादातर आप देखिएंगे जो असल में पीड़िता है, वो अप्रोच ही नहीं करती हैं अपने रिड्रेसल के लिए, और बहुत सारे फर्जी केसेस आ जाते हैं जिनका मोटिव कुछ और ही होता है, ज्यादातर ऐसा भी देखने में आता है। परंतु जो एक्चुअल विक्टिम होती है मोस्टली अप्रोच नहीं करती है। उसकी बहुत सारी वजह है, जैसे कि एक वजह यह है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती है वो अपने मैट्रिमोनियल होम के ऊपर। दूसरी वजह यह है कि वो इतनी प्रताड़ित होती हैं, इंटिमिडेटेड होती हैं कि उनको डर रहता है कि हम जाकर के अपने मैट्रिमोनियल जो हस्बैंड है या उनके रिलेटिव्स है उनके खिलाफ जाकर के किसी जगह उनकी कंप्लेंट दायर करें, अंडर थ्रेट रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें और है कि औरतों को बोला जाता है कि वाइफ बीटिंग तो बहुत कॉमन है, और ये तो होता ही है क्योंकि ये पेट्रियार्कल समाज है। तो पेट्रियार्कल समाज में क्या है कि कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, कुछ वर्ड्स बोल रहा है, आपको मार भी रहा है, तो ये सब जो है एक्सेप्टेड है। इवन अगर वो अपने पेरेंट्स को ये कंप्लेन करती है तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत आम चीज है, आप इसको टॉलरेट करिए और आप घर बना के रहिए और घर को तोड़िए नहीं। तो ये इस एक्ट के साथ हमको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो विक्टिम है उसकी कोई रिलेटिव या उसकी फ्रेंड भी जाकर के कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम बात करेंगे आईपीसी में ही सेक्शन 304B, जो डील करता है डाउरी डेथ के से संबंधित जो केसेस होते हैं। फिर सेक्शन 305 एंड 306 ऑफ आईपीसी, ये होता है जब कोई विमेन को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो सुसाइड कमिट कर लेती है। तो अबेटमेंट टू सुसाइड के जो केसेस होते हैं यहाँ पे डील होते हैं। फिर होती है आईपीसी में ही सेक्शन 340 से लेकर 346 तक, 340 टू 346, जो कि रॉन्गफुल कंस्ट्रेन जो है विमेन को, अगर आप कहीं पे बंद कर देते हैं, ताला चाबी में बंद कर देते हैं, उनको खाना नहीं देते, इस तरह के बहुत भी केसेस देखने को आते हैं। तो इस तरह के केसेस उसमें डील करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी है 1961 का, जहां पे दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी रूप से जुर्म है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह से हम देखते रखना चाहिए कि बहुत सारे कानून हैं टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि सेफ्टी ऑफ अ वुमन इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये कोर है उसका, जितने भी हमने बातें की इन सब की। तो इसका प्रोसीजर क्या है और रिलीफ क्या है डोमेस्टिक वायलेंस का? विक्टिम है, महिला को पीटा गया है या उस तरह से, या प्रताड़ित हो रही है मेंटली भी, तो सबसे इजीएस्ट क्या है कि जो नियर बाय उसके जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जा करके पुलिस कंप्लेंट वो रजिस्टर कराए। तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी या डीआईआर, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट डीआईआर होती है, और वहां पे एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर का यही काम होता है कि वो इस प्रकार के जितने केसेस आते हैं उसको असिस्ट करे, जिस भी प्रकार से, चाहे उनको जिस तरह से मेडिकल एड चाहिए, लीगल एड चाहिए, और उनको बता करके वो उनको असिस्ट करता है। इसके अलावा जो हमारे एक्ट में रेफरेंस है सर्विस प्रोवाइडर्स का, सर्विस प्रोवाइडर्स वो होते हैं जिसको हम एनजीओस कहते हैं। तो जो एनजीओस जो स्पेसिफिक इसी काम को में लगे हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन या डोमेस्टिक वायलेंस, तो वहां भी महिलाएं अप्रोच कर सकती हैं ताकि उनको सही रास्ता मिल जाए और किस तरह से जा करके वो अपनी रिड्रेसल कर सके। कभी कोई महिला को मारपीट होती है, जो जैसे हमने कहा फिजिकल अब्यूज अपेरेंट ज्यादा होती है, तो वो जब जाती है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार होती है। मेडिकल रिपोर्ट एक कॉपी
जो पुलिस स्टेशन जो उसके जुरिस्डिक्शन में बैठता है, जहां पे क्राइम हुआ है, तो वहां पे एक रिपोर्ट जाएगी और दूसरी मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी ये रिपोर्ट। ठीक है। इसके बाद महिला को जो मेडिकल एड देने की जरूरत है, तो मेडिकल एड दी जाएगी उस महिला को। ठीक है। मेडिकल एड देने के बाद उसको फ्री लीगल एड का भी प्रोविजन बनाया हुआ है, जहां पे उस महिला को यह बताया जाएगा कि आपके राइट्स क्या है, आपके साथ क्रुएलिटी हो रही है, आपको किस प्रकार क्या अप्रोच करना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब ये सारी बातें उनको पता चलती हैं, तो वो एक रिटन कंप्लेंट करती है। रिटन कंप्लेंट जिसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कंप्लेंट के साथ वो क्या चाह रही है, यानी कि उनको किस प्रकार की रिलीफ चाहिए, ये उनको मेंशन करना जरूरी होता है। इसके बाद कोर्ट जो है अकॉर्डिंगली अपना ऑर्डर इशू करता है। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि किस प्रकार की इनको रिलीफ मिलती है। तो जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर, ये इंट्रीम ऑर्डर्स होते हैं, ये परमानेंट ऑर्डर्स नहीं होते, इंट्रीम होते हैं। जब तक कि केस डिसाइड नहीं होता है, तो उस बीच को जो कोर्ट ऑर्डर्स करते हैं उनको हम इंट्रीम ऑर्डर्स कहते हैं। तो इंट्रीम ऑर्डर में जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट कहती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर देती है, उसमें क्या है कि जो महिला जो घरेलू हिंसा की विक्टिम है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, वो सर्वोपरि हो जाता है। तो कोर्ट जैसे उसको जो एग्रेसर है उससे किस तरह से दूर रखा जाए उसका प्रोविजन करती है। मतलब अगर ऑफिस में जा रही है महिला, तो जो भी एग्रेसर है वो वहां पे ना जा पाए। अगर उस महिला के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो महिला स्कूल में भी जाती है बच्चों को लेने, तो वहां भी उसको थाम दिया जाता है कि आप वहां नहीं जा सकते हैं। वो विक्टिम को फोन नहीं कर सकता है, मेल नहीं कर सकता है, एसएमएस या किसी भी माध्यम से उसको संपर्क करने के लिए वो उसको प्रोहिबिट करती है। जिस घर में वो रहती है, अगर मान लीजिए उस पोर्शन में रहती है, वहां भी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो उसके बैंक अकाउंट्स है, तो उसको भी ऐसा ना हो कि वो सारे विड्रॉ कर ले, वहां भी ये कोर्ट ध्यान रखती है। तो इस तरह से जो है ये प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स जो है इशू करती है कोर्ट्स। फिर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल ऑर्डर्स। रेजिडेंशियल ऑर्डर में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रचना जी, कि घर से निकाल दी जाती है महिलाएं, धक्का देके जिसको कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात याद रखने की है कि मैट्रिमोनियल होम से उनको निकालने का किसी को अधिकार नहीं है। ये चीज मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली। मान लीजिए किसी वजह से मतलब इतनी हालत खराब है कि कोर्ट ये सोचती है कि इस महिला का इस घर में रहना, मैट्रिमोनियल होम में रहना उसकी जान माल को खतरा है, तो उसको उस तरह का प्रोविजन कराया जाता है कि जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जिस प्रकार के घर में रह रही है उसको दूसरे घर में रेंटेड हाउस में रखा जाए, जिसका रेंट जो है जो भी एग्रेसर है वो पे करेगा। ठीक है ना। फिर मान लीजिए अगर वो मैट्रिमोनियल होम में रह रही है, तो ये देखा जाएगा कि वहां के ऊपर उसको पूर्ण रूप से वो सुरक्षित है। और अगर जो पीड़िता है, विक्टिम है, उसको उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको भी वहां पे जाने से रोकती है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि जो इनको मॉनेटरी रिलीफ मिलती है, तो या तो कोर्ट लमसम इनको प्रोविजन दे देती है या मंथली इंस्टॉलमेंट्स मान देती है। तो इस प्रकार जो ये अंतरिम राहत इनको देती है, और जिसमें इनके मेडिकल खर्चे हैं, इनके दिन जो रोज रोज के खर्चे, सारे चीज को इंक्लूड करके कोर्ट इनको इस तरह की रिलीफ देती है। और रचना जी जब अगर केस डिसाइड हो जाता है तो 3 साल की पनिशमेंट है और उसके साथ फाइन भी इम्पोज करती है कोर्ट। तो ये मतलब ये पूरा इस तरह का प्रोविजन हमारे लॉ के अंदर भारत में महिलाओं के लिए है जो कि घरेलू हिंसा से पीड़ित रहती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की। दोस्तों, आपको अगर इस टॉपिक में ज्यादा जानकारी हासिल करनी है या अगर आप समझिए विक्टिम हैं और आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो आप एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने इनका फोन नंबर भी शेयर किया है, जिससे कि आप इनसे बात कर सकते हैं।
दोस्तों हम इसी तरीके नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे और नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार।